हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। कल दोस्तों मैंने वीडियो में आपको बताया था कि उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की हेयरिंग होने वाली है 6 दिसंबर को। गेस्ट टीचर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड दोस्तों एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें गेस्ट टीचर वेटेज की डिमांड को लेकर गए हैं, जिसके कारण से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी एलटी रिजल्ट के पब्लिश होने पर स्टे लगा रखा है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे थे कि क्या हुआ सुनवाई में, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं शाम के टाइम पे, नहीं तो अगले दिन मैं आपको अपडेट ज़रूर बताऊंगा। तो क्या हुआ कल की सुनवाई में, कब तक आएगा रिजल्ट, इस तरह के प्रश्नों की भरमार कल मैं देख रहा था अपने व्हाट्सएप में। तो जल्दी ही मैंने उनको बताया था कि इस बारे में अवगत करवाऊंगा। इसके अलावा डबल बेंच की सुनवाई का क्या हुआ, क्योंकि जो यूके ट्रिपल एस सरकार है तो दोस्तों इन्होंने अभी फ़िलहाल ये निर्णय लिया है कि इस केस को डबल बेंच में ले जाया जाए और रिक्वेस्ट की जाए कि हम रिजल्ट को पब्लिश कर लें। इसमें पूरा प्रयास है, देखिए दोस्तों साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो डबल बेंच की सुनवाई में क्या हुआ कल की सुनवाई में, चलिए जानते हैं। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की। तो दोस्तों जो एक गेस्ट टीचर हैं, इन्होंने दोस्तों रंजीत सिंह कार्की के नाम से, दोस्तों पिटिशनर के नाम से दोस्तों केस किया है। बीपीएस मेट दोस्तों इनके वकील हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी जो पिटीशन है दोस्तों वो कनेक्टेड हो चुकी हैं। अभी तक दोस्तों इस कोर्ट केस की दोस्तों बात करें तो 6 दिसंबर को दोस्तों आपकी हियरिंग हुई थी। इससे पहले की जो हियरिंग हुई है वो हुई है 28 नवंबर को। 28 नवंबर को दोस्तों जो हियरिंग हुई थी वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों निकल के आई। उसका ऑर्डर भी दोस्तों आ चुका है। उसके ऑर्डर को भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों निकल कर आई हैं, जैसे कि नियमावली का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दोस्तों बताया था कि जैसे कि वहाँ पर जो नियमावली है उसको स्पष्ट तरीके से ये प्रेजेंट नहीं कर पाए। और जो हाईकोर्ट है काफ़ी फटकार भी लगी उसमें, क्योंकि 2009 की नियमावली का हवाला दिया गया जबकि 2014 की नियमावली का हवाला था। उसके अलावा यूके ट्रिपल एस को ये भी बोला गया कि आप इस तरह के वकील को कैसे हायर कर सकते हो जो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से नियुक्त है। और क्योंकि जो इसमें जो इन्होंने काउंटर एफिडेविट जो अपनी तरफ से प्रेजेंट किया, क्योंकि जब आप काउंटर एफिडेविट प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पर आप एक तरह से स्वेर या एक तरह से ओथ आप प्रेजेंट करते हो। तो उसमें बोला गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से चुना गया जो आपका एडवोकेट है उसको आप कैसे स्वेर करा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों वहाँ पर निकल कर आई थी। इसके अलावा वहाँ पर 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी निकल कर आई थी, यानी कि 2 जो एलटी अभ्यर्थी के ग्रुप हैं उनके द्वारा भी अब इसमें कोर्ट केस में अपने आप को सम्मिलित किया गया था। अभी उनके एडवोकेट के नाम भी दोस्तों आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों एक नई अपडेट की बात करें तो यहाँ पर देखो एक और इंटरवेंशन एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन, यानी कि एक और इंटरवेंशन इसमें आ चुका है। 2 तो आ ही चुके थे इंटरवेनर्स, और यहाँ पर इनके जो एडवोकेट्स हैं वो लास्ट टाइम की जो हेयरिंग थी उसमें प्रेजेंट थे, लेकिन ज़्यादा उनको मौके नहीं दिए गए, थोड़ा बहुत मौके दिए गए। और लास्ट जो 6 दिसंबर वाली जो सुनवाई होनी थी उसमें दोस्तों उनको अपने केस को प्रेजेंट करना था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अभी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है, जहाँ तक दोस्तों यहाँ पर फिलहाल जो खबर आई है। तो फिलहाल अभी ये जो कोर्ट केस है इसमें अभी नेक्स्ट हेयरिंग की डेट दोस्तों दे दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट हेयरिंग की जो डेट है वो फिलहाल अभी यहाँ पर 16 दिसंबर दोस्तों दी गई है, क्योंकि अभी तक जो अपडेट आ रही थी वो ये थी कि 12 दिसंबर को होगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों जो साइट्स की अपडेट है उसमें 16 दिसंबर दी गई। हो सकता है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच हो, लेकिन 12 दिसंबर या 16 दिसंबर दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट डेट है वो है। इसके अलावा जो डबल बेंच की सुनवाई की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो डबल बेंच का दोस्तों जो एप्लीकेशन है दोस्तों अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, अभी वो नहीं चढ़ा है। तो अभी इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको ये जो 12 दिसंबर या 16 दिसंबर तक इसका वेट ही ना करना पड़े, क्योंकि अभी जो मैटर है वो हेयरिंग में जाएगा, जो कि स्पेशली जो डबल बेंच में जाना है, क्योंकि उसकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई है। और उसकी सुनवाई में अगर सही तरह से यूके ट्रिपल एस ने प्रेजेंट कर दिया और ये कह दिया कि भाई आप हमें रिजल्ट निकालने दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अब ये जो कोर्ट केस है ये तो अगर चलता भी रहेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रिजल्ट है दोस्तों उसके जारी होने की यहाँ पर आपको जल्दी संभावना देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक की तो यही फिलहाल जो अपडेट है वो यही अपडेट दिखाई दे रही है कि जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है वो यहाँ पर फिलहाल दे दी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है कि जो 6 दिसंबर है उस दिन आपको एक और हेयरिंग की डेट देखने को मिले। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर जो 16 दिसंबर है वो यहाँ पर हेयरिंग डेट दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करेंगे दोस्तों जैसे कि 28/11/2024 को दोस्तों जो हेयरिंग हुई थी तो उसमें दोस्तों जज के द्वारा एक ऑर्डर आया था, और राकेश थपलियाल जो कि ऑनरेबल जज हैं इसके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितनी रिट पिटीशंस हैं WPSS
2024 में आपकी कई सारी जो रिट पिटीशन है दोस्तों ये आपकी कनेक्टेड हैं। 1177 है, 1571 है, 1699, 1741, ये सभी रिट पिटीशन दोस्तों यहाँ पर हैं कनेक्टेड। आप सब आपस में दोस्तों कनेक्टेड हैं और ये गेस्ट टीचर के द्वारा ये केस किया गया। तो अब फिलहाल यहाँ पर 4 कोर्ट केस दोस्तों यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं बीपीएस मेयर एंड मिस्टर एस के जो मंडल हैं वो काउंसिल हैं कहाँ के, ये पिटिशनर के हैं यानी कि गेस्ट टीचर के। इसके अलावा प्रदीप हरेडिया हैं, वो हैं आपके लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट। इसके अलावा अगर यूके ट्रिपल की वकील की बात करें तो मिस प्रियंका अग्रवाल हैं एंड मिस्टर बीडी पांडे हैं, ये आपके यूके ट्रिपल के वकील हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इंटरवेनर्स हैं उनके वकील डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता और मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह, ये दोस्तों हैं। अब इसके अलावा एक और आपके इंटरवेनर एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 दिसंबर वाली, तो एक और आपके एडवोकेट यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे इंटरवेनर एज ए इंटरवेनर, तो यहाँ पर है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा दोस्तों यहाँ पर डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मिस्टर हरिया स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट रेफरिंग रेगुलेशन फ्रेम बाय इन्वोकिंग सेक्शन 24 ऑफ उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन एक्ट 2006 शेड्यूल डी ऑफ द रेगुलेशन pertains to the criteria of grant of quality marks for the appointment for the post of हेड एंड टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा देखिए कुछ क्लॉज इनके बारे में बताया है। अभी इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिलहाल इसको एक बार इस ऑर्डर को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो बेसिकली वही वाली बात है कि इसमें क्लॉज में क्या गया कि जो 2 मार्क्स हैं वो मिलने चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मार्क्स दोस्तों इस क्लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, इसके बाद जो लर्न काउंसिल हैं वो उन्होंने सबमिट दैट वैकेंसी ऑफ द एडवर्टीजमेंट बाय द यूके ट्रिपल सी आर रिक्वायर्ड टू बी फिल अप एज पर द क्राइटेरिया एज स्टिपुलेटेड इन शेड्यूल डी ऑफ द रेगुलेशन 2009। तो यहाँ पर दोस्तों यही थोड़ा सा ही गलती हो गई कि ये जो 2009 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यूके ट्रिपल सी ने देखिए यहाँ पर है जो काउंटर एफिडेविट है इसको भी फाइल किया था, ठीक है। एंड enclosing the copy of requisition and relevant rule in the requisition there is no reference of the rule which governed by the recruitment of the post। अब यहाँ पर दोस्तों यही था कि इसमें ये नहीं बताया गया कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपका काउंटर एफिडेविट है उसमें एक बार भी बताया नहीं गया कि किस रूल के माध्यम से ये भर्ती है इसको निकालना चाहिए, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चर्चा हुई, ठीक है। इसके अलावा जो मिस प्रियंका अग्रवाल हैं जो कि आपके यूके ट्रिपल सी के वकील हैं, और इसके अलावा डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता हैं, मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह हैं जो कि आपके इंटरवेनर हैं, ठीक है ना। who are appearing for the intervener submit that the recruitment of the post advertisement by the UK CCC are governed by these rule of 2014। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरवेनर्स है इन्होंने यहाँ पर बताया होगा कि जो अभी जो UK CCC की भर्ती निकाली गई है ये 2014 के रूल के अकॉर्डिंग निकाली गई है। फिर इसके बाद फिर वही चीज़ है कि जो 60% भर्ती है वो सीधे आएगी, बाकी 60% ये दे सबमिट दैट द रूल 51 क्लियरली स्टिपुलेटेड दैट 60% पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि डायरेक्टली उसको रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू किया जाएगा। बाद में दोस्तों यहाँ पर वही बात चली है रेगुलेशन 2009 की, ठीक है ना। तो इसके बाद जो कार्तिकेय गुप्ता हैं इंटरवेनर हैं, इन्होंने ये भी एक चीज़ को रेज किया कि दैट दिस पिटिशन आर नॉट मेंटेबल, ये मैनेटेबल नहीं है, मेंटेबल नहीं है, सिंस पिटिशन ऑफ दिस पिटिशनर हैव पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन रूल, यानी कि जो ये पिटिशनर हैं या बेसिकली जो याचिका करता है इन्होंने ऑलरेडी ही क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे दिया है, इन्होंने खुद इस सिलेक्शन प्रोसेस में ये आपके कूदे हैं, तो इस कारण से ये आप चैलेंज नहीं कर सकते इस प्रोसेस को, ठीक है ना। तो ये इनका एक पॉइंट है। ये जो आपके इंटरवेनर हैं, इंटरवेनर के जो वकील्स हैं और मतलब जो इनके एडवोकेट हैं, तो इन्होंने सिंपली ये बोला कि भैया जो कार्तिकेय हरिगुप्ता इन्होंने एक इशू को रेज किया है कि ये पिटिशनर जो ये पिटिशंस हैं यानी कि जो ये कोर्ट केस है ये आपका मेंटेबल नहीं है, यानी कि ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि जो पिटिशनर हैं यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं उन्होंने ऑफ दिस पिटिशन हैव पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, इन्होंने खुद ही सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, खुद एज ए मतलब ये बैठे हैं, एंड वंस दे पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस दे कैन नॉट चैलेंज द सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि एक बार ये पार्टिसिपेट कर गए तो फिर उसके बाद इसको चैलेंज नहीं कर सकते। इस तरह की इन्होंने अपनी तरफ से दलील दी है। ओके, इसके अलावा दिस आर्गूमेंट एज एडवांस बाय मिस्टर गुप्ता आर थॉरोली मिसकंसीव्ड एंड आर नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। इन ऑल दीज
petitions, the petition are not praying for the quashing for the advertisement, but they are asking for the weightage on the basis of criteria of grant of quality marks as the stipulated in Schedule D of 2009. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो आर्ग्यूमेंट है मिस्टर गुप्ता का, ये बिल्कुल एक तरह से मिसकंसीव कर रहा है, यानी कि भ्रमित करने वाला है। कोर्ट का देख लो डिसीजन, एंड बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो पिटिशनर हैं ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो एडवर्टीजमेंट है उसको क्वैश कर दो या उसको अतिक्रमित कर दो, लेकिन ये आस्क कर रहे हैं वेटेज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी मार्क्स एज स्टिपुलेटेड इन द शेड्यूल डी ऑफ 2009 रेगुलेशन, यानी कि 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, therefore the argument as the advanced by the learned counsel for the interveners are out of rightly rejected। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए जो लर्न काउंसिल है इंटरवेनर्स का, उनका जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है ना, ओनली वन क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड टू बी एग्जामाइंड whether the regulation framed in the year 2009 by invoking power of the conferred by the section 24 of the Act 6 of 2006, particularly the procedure with regard of the grant of quality marks as provided under the Schedule D of the said regulation are applicable in respect of the recruitment of the post advertisement by UKSSC। तो मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, और वेदर द रिक्रूटमेंट सेल टेक प्लेस स्ट्रिक्टली एज पर द रूल 2014, यानी कि सिंपली कह रहे हैं कि अब यहाँ पर क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो UKSSC भर्ती करवाई जा रही है तो ये आपकी 2009 की नियमावली के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है या स्ट्रिक्टली ये 2014 को फॉलो करती है, या इसमें कुछ रूल हैं वो 2009 के सम्मिलित किए गए हैं, इसी को यहाँ पर क्लेरिफाई करना है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके बाद देखिए, the other question which has to be answered by the state in while the requisition sent by the commission, why they are no reference of the rules and why the requisition is incomplete which is placed by the commission। यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि जब आप काउंटर एफिडेविट लगा रहे हो तो काउंटर एफिडेविट में आपने पूरी तरह से प्रेजेंट क्यों नहीं किया है, काफ़ी सारी चीज़ें छुटी हुई हैं। इन द काउंटर एफिडेविट द रिक्विजिशन इन द फैक्ट इज अ वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, है ना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिक्रूटमेंट टुक प्लेस, यानी कि एक जो आपकी रिक्विजिशन होती है यानी कि नियमावली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी के कारण आपका क्या होता है कि रिक्रूटमेंट होता है। एंड विदाउट डिस्क्लोजिंग द स्टैट्यूटरी रूल ऑफ द रिक्विजिशन प्राइमरी रिवील्स दैट द रिक्विजिशन वाज डिफेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है। इसके अलावा ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम द काउंटर एफिडेविट ऑफ UKSSC स्वेयर बाय द लीगल एडवाइजर। ओके, यानी कि अब काउंटर एफिडेविट के अलावा ऑफ UKSSC स्वेयर बाय द लीगल एडवाइजर, देयरफॉर द सेक्रेटरी ऑफ द UKSSC शैल फाइल हिज पर्सनल why the legal advisor through outsourcing agency was engaged and how the person who is engaged through outsourcing agency as a legal advisor has been authorized to swear the affidavit on behalf of the commission। तो आप सिंपली ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट ने बड़ी डांट लगाई है UKSSC को कि पहली बात तो ये बताओ कि कैसे तुम ओथ कर सकते हो, ठीक है ना, और एक आउटसोर्सिंग एजेंसी से चुना गया जो वकील है वो कैसे क्या कहते हैं इस ऑन बिहाफ ऑफ कमीशन कैसे ये ओथ कर सकता है काउंटर एफिडेविट को, ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन ऑल्सो स्टैंड अलाउड, यहाँ पर से जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन उनको अलाउड कर दिया गया है। द काउंसिल फॉर द इंटरवेनर मे एड्रेस द कोर्ट एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग। ओके, तो साफ साफ यहाँ पर दिखा हुआ है जो काउंसिल है फॉर द इंटरवेनर मे एड्रेस द कोर्ट एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग, यानी कि फाइनल हियरिंग के टाइम पे ये लोग कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो लिस्ट दिस केस ऑन 6/12/2024 आफ्टर द फ्रेश केस एंड इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड अर्लियर इफ एनी टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लंबा चौड़ा दोस्तों आपका जो ऑर्डर है जो कि 28/11/2024 का आया था, ये तो सारी केस की वास्तविक स्थिति को बता देता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। इंटरवेनर को फिलहाल अलाउड नहीं किया जा रहा है। अलाउड ये साफ साफ यहाँ पर लिखा गया, जो इंटरवेनर्स हैं वे लोग क्या कर सकते हैं फाइनल हियरिंग के दौरान पर अपनी बातें दोस्तों रख सकते हैं। अभी फिलहाल जो इंटरवेनर्स हैं, एक और इंटरवेनर्स यहाँ पर आए हैं, हो सकता है कि कोर्ट उनको यहाँ पर सुनने का मौका दे। तो यहाँ पर फिलहाल तो ये जिस तरह के यहाँ पर कोर्ट केस दिखाई दे रहा है उस तरह से यहाँ पर दिखाई, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो दोस्तों अभी फिलहाल डबल बेंच पे गई और डबल बेंच में अपने मामले को दोस्तों रखने का प्रयास
करेगी। और डबल बेंच में आप उम्मीद तो यही कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो फिलहाल अभी कोई उम्मीद फिलहाल दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अभी अगली जो सुनवाई है वो 16 दिसंबर को होगी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेट हो सकता है कि नेक्स्ट डेट आए या फिर हो सकता है फाइनल हियरिंग हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो डबल बेंच में जो सुनवाई होगी तो वहीं पर ही आप कह सकते हैं कि, क्योंकि UKSSC वहाँ पर पूरा जोर लगा देगा कि भाई रिजल्ट को किसी तरह से पब्लिश कर दिया जाए। बाकी ये जो कोर्ट केस है ये चलता रहेगा पीछे से, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों आपको यही अपडेट फिलहाल देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। बाकी जो भी अपडेट आएंगी वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे।